हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसमें हमने समझा था कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल एंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि व्हाट आर द सोर्सेज या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब उन्हीं सोर्सेज के बेस पर हमारे ये सारे टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स क्या है हमारे ह्यूमन कैपिटल की, और साथ ही साथ हमारे ह्यूमन कैपिटल हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कितनी ज्यादा मदद करता है। इस टॉपिक का मतलब ही है हमारा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है हमारा। ठीक है, इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें, इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस टॉपिक का मतलब ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है। वैसे तो हमने बाकी सारे रोल्स पढ़ लिए थे ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है, लेकिन जो मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो है यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमने जब से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक स्टार्ट करी है, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, कंट्री कैसे पहचानी जाती है। अगर हम ये देखें तो इंडिया या कोई सी भी कंट्री एक इंडिकेटर से पहचानी जाती है कि वो ग्रोथ कर रही है। वो कौन सा इंडिकेटर है हमारा? वो है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या है? इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। जीडीपी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। तो वो क्या शो करती है? वो शो करती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है वो हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ द ग्रोथ। चेंज इन इमोशनल का मतलब क्या आ गया यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास इमोशनल। इमोशनल का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? मतलब कि हमारे अंदर क्या बदलाव आया। ठीक है, ह्यूमन में क्या बदलाव आया। तो चेंज इन, बेसिकली हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले ह्यूमन को देखेंगे। तो ह्यूमन में क्या चेंज आया? इमोशनल चेंज से मतलब कि ह्यूमन में क्या आया? पॉजिटिव एटीट्यूड आया। मैं यहाँ पर लिख देता हूं पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी आप कोई एजुकेशन आपके अंदर आती है तो क्या होता है कि जो नेगेटिविटी है वो जाने लगती है। स्किल और एजुकेशन की मदद से ह्यूमन के अंदर पॉजिटिविटी आती है कि उसको और ज्यादा उस चीज में डेवलपमेंट करना है, और ज्यादा उस चीज में उसको स्किल्ड होना है, और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होना है। तो एक पॉजिटिविटी आती है। तो चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट। मटेरियल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे मटेरियल एनवायरनमेंट में क्या चीज आ जाती है? स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कर्स। स्किल्ड एंड एफिशिएंट वर्कर को हम बोलते हैं मटेरियल एनवायरनमेंट। इस चीज को भी ये चीज इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी में कोई जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर की एजुकेशन को थोड़ा इंक्रीज करा। वो उसको, जैसे अगर पहले उसने पॉलिटेक्निक की थी, अब उसने क्या कर ली? अब उसने बीटेक कर ली। उसको अब कौन सी पोस्ट मिल सकती है? सीनियर इंजीनियर की। सीनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा जो मटेरियल एनवायरनमेंट है, मतलब कि जो एनवायरनमेंट जिसमें हमारे लेबर्स या हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? उसमें चेंज आ जाता है। और इस चेंज को वो चेंज किसकी मदद से आता है? हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मदद से आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा है हमारा हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल। कल हमने फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए जो चीज जरूरी हो वो फिजिकल कैपिटल है। मतलब कि हमारी फैक्ट्रीज हो गई। ठीक है, ये
एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्रीज ले लेते हैं क्योंकि हम इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। अब हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल के लिए कैसे जरूरी है? देखो, अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छी मशीनरी का यूज होगा, अच्छी मशीनरी का यूज होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी ही आएगी। एक चेन बनी हुई होती है हमारे पास। अगर हम एक चेन की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? हमारा फिजिकल कैपिटल का होता है। फिजिकल कैपिटल में भी किसका सबसे बड़ा रोल होता है? ह्यूमन कैपिटल का होता है। अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो फिजिकल कैपिटल अच्छी तरह वर्क करेगा, फिजिकल कैपिटल अच्छी तरह वर्क करेगा तो हमारा आउटपुट लेवल बढ़ेगा, आउटपुट लेवल बढ़ेगा तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पर कर पाएंगे? ह्यूमन कैपिटल पे कर पाएंगे। तो ये निरंतर आप देख सकते हैं कि चेन सी बनती चली जा रही है, ठीक है, चेन बनती जा रही है किसी की ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए। तीसरी आती है हमारे पास इनोवेटिव स्किल्स। अब इनोवेटिव स्किल्स में अगर हम बात करते हैं तो इनोवेटिव स्किल्स भी डेवलप कर दी जाती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो पहले क्या होता था कि जितने भी इंजीनियर्स होते थे, इंजीनियर का हम एग्जांपल लेते हैं, इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स का अगर हम बात ले लेते हैं तो पहले जो जितने भी इंजीनियर्स थे, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लें मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर्स हो गए, तो इनको क्या होता था कि इनके क्षेत्र में मतलब कि सिविल के क्षेत्र में, मैकेनिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इनकी नॉलेज दी जाती थी। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, क्या हुआ, इनको साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज भी दी जाने लगी कि आप अपना ही टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आप साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सीएस का पार्ट पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी और उससे आपकी इनोवेशन पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। इनोवेशन पावर बढ़ाने के लिए यहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का भी रोल है। चौथा आता है हमारा हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन से यहां पर क्या मतलब है? जब भी हम एजुकेशन देते हैं किसी भी पर्सन को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम जब एजुकेशन देते हैं तो क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने एजुकेशन ली, उसने फॉर एग्जांपल बीटेक करा, बीटेक करने के बाद वो इंजीनियर बन गया, वो अच्छी सी कंपनी में लग गया, उसको अच्छी खासी इनकम मिल रही है। आपको क्या होगा, वहां पर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनोगे तो आपको भी वैसी इनकम मिलेगी, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है हमारा वो बढ़ रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी हमारी यहाँ पर हो रही है। कैसे? हमारी सोसाइटी में क्या होता था कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको थोड़ा निचली नजरों से देखा जाता था, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वालिटी हो रही है कि आप सबको निरंतर समान अधिकार मिल रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और बाकी सारे क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देख लिया हमने रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। और अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। सबसे पहली चीज तो हमने जो सोर्सेज डिफाइन किए थे उन्हीं के बेसिस पे हम इन प्रॉब्लम को समझते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या थी, एजुकेशन थी, फिर उसके बाद क्या था, हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, तीसरा हमारे पास क्या था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फिर माइग्रेशन और फिर इंफॉर्मेशन। कितने थे? 5 थे, ठीक है। लेकिन इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो समझते हैं। सबसे पहला, राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। राइजिंग पॉपुलेशन हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। फिर उसके पहले भी हमने पढ़ा था राइजिंग पॉपुलेशन, किसमें, इंडियन 5 ईयर प्लान में पढ़ा था, ठीक है। और भी बहुत से चैप्टर्स में पढ़ा था हमने, ठीक है। पिछली वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना राइजिंग पॉपुलेशन के बारे में कि राइजिंग पॉपुलेशन से क्या क्या तनाव होता है, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में राइजिंग पॉपुलेशन से क्या फर्क पड़ता है। देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जितना हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए उतना रेवेन्यू हमारे पास नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर आप पिछले बार की
देखें तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही है। पहले हमारी पॉपुलेशन का जो रेशियो था हमारा वो था 121 करोड़, और अब आज के टाइम में अगर देखें तो 125 करोड़, तो निरंतर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इस बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए जो हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है हमारा, कल हमने आपको एक बताया था ना कि रेवेन्यू के 2 पार्ट होते हैं, कंजप्शन और सेविंग। तो कंजप्शन तो गवर्नमेंट कर रही है, इन्वेस्टमेंट सॉरी, गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पूरा हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। हर किसी के पास वो चीज नहीं पहुंच पा रही, एजुकेशन हर किसी के पास नहीं पहुंच पा रही, हेल्थ केयर फैसिलिटी हर किसी के पास नहीं पहुंच पा रही, माइग्रेशन हर कोई नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन हर कोई कलेक्ट नहीं कर सकता, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, दूसरा आता है प्रॉब्लम ड्यू टू माइग्रेशन। माइग्रेशन से क्या प्रॉब्लम आती है, माइग्रेशन करने से हमें क्या मिल रही थी, जॉब्स, अच्छी जॉब्स हम सर्च कर सकते थे माइग्रेशन के थ्रू। हम अलग अलग जगह जा जाके लोगों को देख सकते थे कि माइग्रेशन करके कि कौन सी जॉब अच्छी है कौन सी बुरी है, उस पे हम माइग्रेशन पे वो जॉब ले सकते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी बंदा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, डॉक्टर हो गया, वो इंजीनियर हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गए, तो ये लोग क्या है, ये लोग दूसरी कंट्रीज में जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती हैं जो उन्हें इंडिया में मिल रही है, या फिर कुछ ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन होता है वो ड्रेन होना शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है ब्रेन ड्रेन की। इसलिए माइग्रेशन की वजह से लोगों में क्या आ जाता है, तनाव का एक माहौल बन जाता है, और इस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो पाता। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर तो आता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग का यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, मैन पावर, पहले तो आप ये समझिए, मैन पावर से आपको क्या लग रहा है, लेबर्स मतलब जो लेबर की जो प्लानिंग है वो उसमें लो है। कैसे, जो हमारे जो ऊपर जो एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं लेबर्स की कि उसमें क्या हो, उससे क्या हो, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छी तरह हो सके। ठीक है, जो हमारे जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे भाई, उनको ट्रेनिंग तो दे चुके, अब उनको ट्रेनिंग दो ना जिनको कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लानिंग सही तरीके से नहीं है मैन पावर की। अगर आप प्लानिंग सही तरीके से करेंगे तो उस जगह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकेगा जहां पर नहीं हो रहा। चौथा अगर देखते हैं, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर में इनसफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग है। आपने कभी ये सुना कि एग्रीकल्चर वालों को क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा रही? ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि फार्मर्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो, कभी नहीं। तो यही कमी है हमारी कंट्री की, हमारे एग्रीकल्चर में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होना चाहिए, और उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री, जैसे कि कृषि प्रधान देश है, तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकेगी, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में भी कुछ पार्ट्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा रोल आता है हमारा एग्रीकल्चर में भी हमें सबसे ज्यादा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, यहाँ प्राइमरी सेक्टर में जिसमें हमारा सबसे बड़ा रोल आता है एग्रीकल्चर में, तो हमारे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिफ्थ आता है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारी कंट्री क्या कर रही है, हमारी कंट्री यूनिवर्सिटी सेटअप कर रही है, एजुकेशन के लिए स्कूल सेटअप कर रही है, सब चीज सेटअप कर रही है, लेकिन वहां पर किसकी कमी है, वहां पर स्टूडेंट्स की कमी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिन लोगों को एजुकेशन की सख्त जरूरत है उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही।
उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है हमारी जिस जगह पर। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखें तो कुछ जगह पर अभी भी कॉलेजेस नहीं है। तो वो क्या होता है कि बच्चा सिर्फ 12th तक पढ़ता है, फिर उसके बाद वो कोई काम धंधा ढूंढ लेता है। तो क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को एजुकेशन के लिए कॉलेजेस ऐसी जगहों पर सेटअप करने चाहिए जहां पर अभी भी कॉलेजेस नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे शहर में जाकर पढ़ने लगते हैं, वहां पर उनका हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाता, तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो जाती, तो वो अपनी फीसेस नहीं भर पाते। इसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे रूरल एरियाज में भी कॉलेज को सेटअप कराना चाहिए जहां पर कॉलेज नहीं है। 6th आता है हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ये सबसे बड़ा कारण है हमारा, जिससे हमारा जो डेथ रेट है वो भी बढ़ रहा है। और डेथ रेट अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लेबर्स ऐसे हैं जिनके पास अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, तो वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और उसका कारण तो बहुत सारे बन सकते हैं फिर, ठीक है। पॉवर्टी भी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो अपने एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, इलिटरेसी हो जाएगी, डेथ रेट बढ़ता चला जाएगा, बर्थ रेट भी बढ़ेगा, ठीक है, साथ साथ बहुत सारी इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी। तो मेडिकल फैसिलिटीज भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, इतने कॉस्ट में होने चाहिए कि वो जितना उनको वेजेस मिल रहे हैं उसमें वो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को एक्वायर कर सकें। तो ये थे हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ इम्प्लीकेशंस जो हमें झेलनी पड़ती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाने में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम और बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।